9 जनवरी सन 2026 रात के 8 बजे तेहरान की गलियों में एक आवाज गूंजती है, मर्ग बर खामनाई, डेथ टू खामनाई। In the capital Tehran, people shouted death to the dictator. In Khorramabad in the west, they raised the national flag used before the Islamic Republic. And in Tabriz in the north, there were Javid Shah chants, "Long live the Shah." फिर दूसरी आवाज, शाह जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द शाह, और फिर मुकम्मल अंधेरा। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. इंटरनेट बंद, फोन बंद, दुनिया से कनेक्शन खत्म। 9 करोड़ लोग एक रात में दुनिया से कट जाते हैं। लेकिन उस रात से पहले कुछ ऐसा हुआ जो 47 सालों में कभी नहीं हुआ था। इलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने ईरान का ऑफिशियल फ्लैग इमोजी बदल दिया, इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा हटा दिया और शाह वाला लायन एंड सन वाला फ्लैग वापस लगा दिया। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल अकाउंट भी उस फ्लैग को रिप्रेजेंट करने लगा। लेकिन इससे ठीक एक दिन के बाद 10 जनवरी सन 2026 लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अजीब जहाज लैंड करता है, E4B नाइट वॉच। इस प्लेन का नाम है द डूम्सडे प्लेन, यानी यह कयामत का जहाज है। यह जहाज 51 सालों में पहली बार सिविलियन एयरपोर्ट पर आया। इस प्लेन में यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेसेथ मौजूद थे। यह प्लेन सिर्फ न्यूक्लियर वॉर के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, एयरबोर्न कमांड सेंटर, यानी अगर कभी व्हाइट हाउस पर अटैक हो जाए तो इस प्लेन से अमेरिका की मिलिट्री को कमांड दी जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका जंग चाहता है या फिर जंग का सिग्नल देना चाहता है? और वो पर्सपेक्टिव क्या है जो आज आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा? एक ऐसा पर्सपेक्टिव कि जिसका जिक्र बारहा डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपने लेक्चर्स में कर चुके हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से 43 साल पहले सन 1982 में। सन 1982 में इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया और ये डॉक्यूमेंट और ये कहानी इस 43 साल पुराने ब्लूप्रिंट की कहानी है। इस डॉक्यूमेंट का नाम है ओदेद येनॉन प्लान और इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इजराइल का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो ये कि सीरिया और इराक को छोटे छोटे एथनिकली और रिलीजियसली यूनिक एरियाज में बांट दिया जाए। इराक ऑयल रिच है और दूसरी तरफ अगर इंटरनली टॉर्न होगा, उसमें फैक्शंस बने होंगे, तो इजराइल के टारगेट्स बड़े आसानी से अचीव हो जाएंगे। और फिर आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि 2003 में इराक गिर गया, शिया, सुन्नी और कुर्दिश एरियाज में बट गया। 2011 में लिबिया भी गिर गया और ट्राइबल फैक्शंस में बट गया। 2011 से लेकर 2024 तक सीरिया के अंदर सेक्टेरियन वॉर चलती रही और दिसंबर 2024 में सीरिया भी गिर गया। जनवरी 2026 में ईरान गिर रहा है। तो ये सब क्या एक कोइंसिडेंस है या एक घड़ा घड़ाया लिखा हुआ ब्लूप्रिंट? ईरान अगर गिरता है तो ये सिर्फ एक मुल्क नहीं गिरता, यहां से आगाज होता है ग्रेटर इजराइल का। अब यहां पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझते हैं उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल इल्म नहीं है कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। 12 अगस्त 2025 को एक इजरायली चैनल i24 को इंटरव्यू देते हुए होस्ट ने फेक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को एक तबरुक दिया और उस तबरुक में एक ब्रोच था और उस ब्रोच को देते हुए उसने पूछा कि ये ग्रेटर इजराइल का नक्शा है। होस्ट ने पूछा, डू यू सब्सक्राइब टू दिस विजन? नेतन्याहू ने कहा कि एब्सोल्युटली, वेरी मच, दिस इज माय विजन, इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ड्रीम्ड अबाउट। नेतन्याहू ने कहा कि हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल मिशन है ये मेरा।
ये है ग्रेटर इसराइल का नक्शा। और अब जो आप ग्रेटर इसराइल का नक्शा अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मिस्र में दरियाए नील से लेकर इराक में दरियाए फरात तक है। इसमें लेबनान पूरा है, सीरिया पूरा है, जॉर्डन पूरा है, फलस्तीन और गजा और वेस्ट बैंक के एरिया शामिल हैं, इराक के हिस्से हैं, सऊदी अरेबिया के हिस्से हैं, इजिप्ट है और टर्की भी शामिल है। 1947 में रेबाई फिशमैन ने यूएन के अंदर एक टेस्टिमनी दी थी और उस टेस्टिमनी में उसने कहा था कि द प्रॉमिस्ड लैंड extends from the river of Egypt up to the Euphrates. It includes part of Syria and Lebanon. और फिर 2024 में वो वीडियोस वायरल हुई जिसमें आपने ये देखा कि इस्राएली सोल्जर्स के यूनिफॉर्म पर ग्रेटर इसराइल के पैचेस थे, नील से लेकर फरात तक। ये पूरा नक्शा आपकी नजरों से गुजरा। 1982 में ओडेड येनॉन, इस्राएली फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल, उसने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल का नाम था अ स्ट्रैटेजी फॉर इजराइल इन द 1980s। ये आर्टिकल क्यूमेनिम में एज डायरेक्शंस छपा और ये वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जर्नल है। इस डॉक्यूमेंट का कोर मैसेज ये था कि सरवाइव करने के लिए, टू सर्वाइव, इजराइल मस्ट बिकम an imperial regional power and must effect the division of the whole area into small states by the dissolution of all existing Arab states। और फिर आपने क्या देखा कि इराक कितने हिस्सों में आज भी खाना जंगी का सामना कर रहा है। आपने देखा कि सीरिया गिरता चला गया, खाना जंगी हो गई और वहां पर रिजीम चेंज हो गया। और आपने ये देखा कि इजिप्ट के अंदर इस वक्त भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ये इजिप्ट के अपर इजिप्शियन पार्ट के अंदर एक क्रिश्चियन कॉप्टिक स्टेट बनाना चाहता है। कि यही डॉक्यूमेंट कहता है कि फ्रेगमेंट्स में लेबनान को रखो। और फिर आपने ये देखा कि सन 1982 में इजराइल ने लेबनान पर इन्वेजन की, 2003 में यूएस ने इराक पर इन्वेजन की और उसको हिस्सों में, डिविजन्स में बांटने की कोशिश की और आज भी खाना जंगी मौजूद है। 2011 में लिबिया पर नेटो ने बमबारी की और ट्राइबल फैक्शंस में बांट दिया। 2011 से 24 तक सीरिया में सिविल वॉर कॉन्टिन्यूसली सेक्टेरियन डिवीजन का हिस्सा रही है। और फिर 2024 में बशार अल असद की रिजीम फॉल कर जाती है, पूरा मुल्क फ्रैक्चर्ड हो जाता है और 2025 और 26 में ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और प्रोटेस्ट रिजीम चेंज की डिमांड करने लगते हैं। गुड रीड के ऊपर येनॉन प्लान के हवाले से एक जबरदस्त रिव्यू लिखा गया और वो रिव्यू कहता है, ओवर द पास्ट 30 years, the Middle East has been systematically dismantled. Lebanon hollowed out, Iraq shattered, Syria bled dry, Libya erased, Yemen permanently destabilized. This wasn't chaos, it was sequencing. इससे पहले कि मैं ईरान की प्रॉब्लम्स पे बात करूं कि ईरान यहां तक पहुंचा कैसे, पहले ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि जो आज आप दुनिया में होता हुआ देख रहे हैं ये आज का नहीं, ये 128 साल पुराना प्लान है। और ये प्लान मेजरली शुरू होता है बेल्फोर डिक्लेरेशन सन 1917 से, कि जब ग्रेट ब्रिटेन को एक टास्क दिया गया और वो टास्क था ज़ायनिस्ट को सपोर्ट करना, इस्राइल की फाउंडेशन रखना। ये सारा काम ग्रेट ब्रिटेन ने जो अदा किया इसे पैक्स ब्रिटानिका कहते हैं। और उसके बाद फिर अमेरिका ने अपना रोल संभाला। If you want my money, you better listen to me. अमेरिका ने इस्राइल को एक सुपर पावर बनाया, बिलियंस की मिलिट्री एड दी, पॉलिटिकली उसको यूएन ने प्रोटेक्ट किया। अमेरिका का इतना ही काम था कि वो इस्राइल की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे और इसे पैक्स अमेरिकाना कहते हैं। और फिर शुरू होता है तीसरा हिस्सा, जिसमें इस्राइल अब खुद एक सुपर पावर बनकर उभरना चाहता है, क्योंकि अमेरिका कमजोर हो रहा है। इस्राइल रीजन का हेजमन बनना चाहता है और मिडिल ईस्ट के ऊपर अपनी हुक्मरानी पैदा करना चाहता है और ग्रेटर इस्राइल का अपना ये ख्वाब मुकम्मल करना चाहता है और इसे पैक्स जुडेका कहते हैं।
सबसे पहले ये समझते हैं कि ईरान इस लेवल तक पहुंचा कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहले हिजबुल्लाह का नाम आता है। हिजबुल्लाह को देखें तो हसन नसरुल्लाह 40 साल बाद शहीद, सीनियर लीडरशिप एलिमिनेटेड, मिलिट्री कैपेबिलिटी सीवियरली डैमेज्ड। हमास की बात करें तो इस्माइल हनिया, याह्या सिनवर, मोहम्मद दाइफ शहीद। जनवरी 2025 में फोर्स्ड सीज फायर अलग से। इसके अलावा सीरिया, दिसंबर 2024 में असद की रजीम, बशार अल असद की रजीम 11 दिन में घुटने टेक दिए। ईरान का जिससे लैंड कॉरिडोर टू लेबनान वो कट कर रह गया, और फिर ईरानियन एसेट्स इन सीरिया वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए। होतीज इस वक्त अंडर कॉन्टिन्यूस एंड कांस्टेंट बम्बार्डमेंट में हैं, लेकिन फिर भी ऑपरेशनल हैं, और उसकी एक और वजह है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त ईरान अकेला बचा है। और फिर आपने ये देखा कि 2025 में जो ईरान का न्यूक्लियर प्लान था वो इजराइल की बम्बार्डमेंट से, और उसके बाद उस 12 दिन की जंग में जब यूएस ने अपना रोल प्ले किया, उसके नतीजे में सीवियरली डैमेज हुआ, साइंसदानों को मार दिया गया। इस वक्त ईरान अकेला बचा है। लेकिन ईरान का सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, ईरान का एक प्रॉब्लम और भी है। एक टर्मिनोलॉजी है और इस टर्म को कहते हैं डे जीरो। ये टर्म पहली बार केप टाउन के लिए इस्तेमाल हुई थी जब आखिरी कतरा भी पानी का उनके पास नहीं बचा, और दोबारा ये टर्म अब 2025 में इस्तेमाल हो रही है तेहरान के लिए, क्योंकि तेहरान मुकम्मल खुश्क हो चुका है। तेहरान की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की है और उनके पास पीने का पानी नहीं है। इरानियन प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने नवंबर 2025 में ये कहा है कि अगर तो बारिश नहीं होती तो पानी को राशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके बाद भी बारिश नहीं होती तो हमें पूरा तेहरान इवैक्यूएट करना पड़ेगा। 1.5 करोड़ लोग, दुनिया का 25वां बड़ा शहर, अगर पानी नहीं होगा तो पूरे शहर को माइग्रेट करना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन द नंबर्स? लेकिन अगर आप इन नंबर्स को जरा गौर से देखें कि ईरान यहां तक पहुंचा कैसे। ईरान के पास पानी के लिए डैम्स के अपने रिजर्वॉयर्स मौजूद हैं जो कि 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट किया करते थे, लेकिन दिसंबर 2025 में 11% कैपेसिटी पर है। अमीर कबीर डैम 8% कैपेसिटी पर, लेतियान डैम ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, लार डैम कंप्लीटली ड्राई है, और मशद जो ईरान का दूसरा बड़ा शहर है वहां पर रिजर्वॉयर 3% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। 19 मेजर डैम्स हैं अक्रॉस ईरान और कंप्लीटली ड्राई पड़े हुए हैं। ईरान की हुकूमत खुद कहती है कि 6 साल से बिलो एवरेज रेनफॉल है, और ये हमारी तारीख का 40 सालों में, पिछले 40 सालों में सबसे वर्स्ट ड्रॉट ये वाला है। और उसकी वजह क्या है? ये ड्रॉट आपको क्यों लगता है कि सब कुछ एकदम से ज़ायनिस्ट के लिए क्यों होना शुरू हो जाता है? अब इसके हवाले से क्या ये सब कुछ मैन मेड है या एक नेचुरल डिजास्टर है? क्या वाकई शहर बैठ गया है या बारिश नहीं हुई है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको ये जरूर कहूंगा कि आप मेरी क्लाइमेट चेंज वाली वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि आज खुद यूएस प्रेसिडेंट कहता है कि क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। अब यहां पर सवाल बनता है कि चाइना की इकॉनमी का फिर बना क्या? ईरान में इस वक्त प्रोटेस्ट जारी हैं, और ये प्रोटेस्ट पहले पीसफुल प्रोटेस्ट से शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गए। और ईरान का इल्जाम यह है कि इसमें अमेरिका और फेक स्टेट दोनों ने मिलकर अपना रोल प्ले किया है, दोनों की एजेंसीज शामिल हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए कि प्रोटेस्ट का आगाज क्यों हुआ, ईरान की इकोनॉमी को बड़ा क्लोजली समझना पड़ेगा। जब ईरान में रेवोल्यूशन आया 1979 में, तब ईरान के अंदर $1 70 रियाल के बराबर था। लेकिन 2018 में जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाई, तब $1 1,40,000 रियाल तक जा पहुंचा। और जनवरी 2026 में इस वक्त ईरान के अंदर $1, and I'm talking about the time I'm making this video, $1 11,37,500 रियाल के बराबर है। 47 सालों के अंदर
ईरान की करेंसी 20,000 गुना अपनी वैल्यू खो चुकी है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 20,000 गुना। दिस इज वेयर इट्स स्टैंडिंग एज ऑफ नाउ। लेकिन सवाल यह है कि ये इकोनॉमी यहां तक पहुंची कैसे? जितनी पहले की न्यूक्लियर डील्स थी जिनके तहत रिलीफ मिलता था, वो सब कैंसिल हो गई। जब वो कैंसिल हुई तो आर्म्ड एम्बार्गो लग गया। जब आर्म्ड एम्बार्गो लगा तो ईरान के जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एसेट्स थे उन्हें फ्रीज कर लिया गया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अक्टूबर 2025 में ईरान के अंदर इन्फ्लेशन हिट करती है और 48% इन्फ्लेशन हिट करती है। जो इनका सेंट्रल बैंक है उसके रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाते हैं। वाटर क्राइसिस अलग अपनी जगह पकड़ के बैठा हुआ है और पूरे मुल्क के अंदर ब्लैकआउट शुरू हो जाता है। और फिर आपने ये देखा कि ग्रैंड बाजार के अंदर जब 14 लाख के बराबर एक $1 पहुंचेगा तो प्रोटेस्ट तो होना बनता है। अब सवाल यह है कि ईरान में क्या खरीद सकते हैं इस पैसे से आप? अगर आप फूड प्राइसेस को देखें तो 72% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। मेडिसिन हर साल 50% इंक्रीज हो रही है। गोश्त इस वक्त एक लग्जरी बन चुका है। 70 लाख लोग ईरान में भूखे हैं और कुकिंग ऑयल हर आए दिन उसकी प्राइस वीकली बेसिस पे डबल हो रही है। जितने अंडे हैं, जितने मुर्गियां हैं, इनकी प्राइसेस 20 to 30% रेगुलरली इंक्रीज हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ वीक्स। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और इंडिया से आने वाला चावल नापैद हो चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर कहती है कि 57% ईरानी पॉपुलेशन को मैल न्यूट्रिशन का खतरा है। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में आएगा और वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईरान इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, दुनिया का चौथा लार्जेस्ट रिजर्व इनके पास है, इतना ये तेल एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो पैसा किधर गया? अब इस बात को समझने के लिए पहले ये समझें कि पिछले 5 सालों के अंदर ईरान का जो ऑयल रेवेन्यू है वो 193 बिलियन $US को टच करता है। 2010 के अंदर ईरान का जीडीपी $600 बिलियन था। 2025 में यही जीडीपी $356 बिलियन पर आ जाता है। तो ऑयल की एक्सपोर्ट तो जारी है, लेकिन जितना पैसा तेल से आता है वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में, ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में लगता है। जब एक मुल्क एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाता, उस पर एम्बार्गो लगे हुए हैं, सैंक्शंस लगे हैं, तो तेल का पैसा आवाम तक तो पहुंचता नहीं है। जब वो आवाम की वेलफेयर में नहीं पहुंचता तो वो आवाम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। इसलिए आप ये देखते हैं कि ईरान इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जहां पर ऑयल रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है। और उसकी वजह यह है कि आम आवाम कुछ प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है और नतीजतन ईरान की पूरी इकोनॉमी शैटर होके रह जाती है। अब यहां आपको एक किताब पढ़नी चाहिए और वो किताब है द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, कि कैसे बड़ी दुनिया की ताकतें गरीब मुल्कों के साथ, छोटे मुल्कों के साथ और उनकी इकोनॉमी के साथ सैंक्शंस के नाम पर ऐसा खिलवाड़ करती हैं कि उनके पास प्रोटेक्शन के लिए और अपनी मईशत को चलाने के लिए कोई रास्ता वापसी का बचता नहीं है। एंड दिस एग्जैक्टली इज द ब्लूप्रिंट दैट्स हैपनिंग इन ईरान। जब ईरान 12 दिन की जंग में 2025 में गया तो नतीजतन ईरान में $1 1 मिलियन रियाल को टच कर जाता है। सेंट्रल बैंक का चीफ, उनका गवर्नर मोहम्मद फरजीन इस्तीफा दे देता है और नया गवर्नर जब आता है वो नई पॉलिसीज लेकर आता है, जो पॉलिसीज मार्केट फ्रेंडली हरगिज नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान ने जो सबसे बड़ी गलती अपने बजट में की, ईरान ने 63% टैक्स रेवेन्यू का टारगेट बना दिया। ऐसे में आवाम जिसके पास पहले ही पैसा नहीं है, जिसके लिए $1 तक पहुंचने के लिए मिलियंस दरकार हैं, जो अपनी ग्रोसरीज पूरी नहीं कर पाते, वो अगर 63% टैक्स भी देंगे तो इकोनॉमी का क्या हाल होगा। ऐसे में आवाम एक पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ सड़कों पर आते हैं और यहीं से दुनिया की ताकतें, CIA और मोसाद एज पर ईरान इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और इस प्रोटेस्ट में अपने प्यादे को इंट्रोड्यूस करते हैं।
पिछले चंद दिनों में आपने ये देखा कि शाह रजा शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी ट्विटर पर मौजूद हैं और ट्विटर पर यूएस से बैठकर आए दिन एक नई ट्वीट करते हैं जिसमें लोगों को वायलेंस पे मजबूर किया जाता है, इंसाइट किया जाता है कि आपने सिर्फ सड़कों पर नहीं निकलना, महासरा भी करना है, कब्जा भी करना है, मेरा अगला प्लान आने वाला है, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा और मैं चंद दिनों में ईरान में लैंड करूंगा। शायद उनके जहन में भी कुछ इसी किस्म का खाका है कि जैसे ईरानी पॉपुलेशन ने खुमैनी का इस्तकबाल किया था, शायद शाह रजा शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी का भी इस्तकबाल करेंगे, जो कि मेरी नज़र में नामुमकिन है। लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली वायलेंस को इंसाइट कर रहे हैं और मुझे लिटरली कभी कभी हैरानगी होती है कि इनको कोई नहीं पकड़ते हैं मुझ जैसे उन लोगों को जो शायद दुनिया को जगाने की कोशिश करते हैं और हमारी वीडियोस को बंद कर दिया जाता है, हमारी वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है। मेरी कितनी ऐसी रील्स हैं जो अब आप तक नहीं पहुंचती हैं और वजह सिंपल है, क्योंकि एक इंसान आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ आपने ये देखा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कॉन्टिन्यूसली ट्वीट्स आ रही हैं। ट्रूथ सोशल के ऊपर अगर आप देखें तो ही सेइंग कि हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं, अगर ईरान ने कोई भी मूव की तो हम अटैक करने के लिए तैयार होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आप ग्रेटर इसराइल का नक्शा देखते हैं और आप ये देखते हैं कि ईरान के अंदर अगर तो यूएस अटैक होता है, अगर तो ईरान के अंदर दोबारा इजरायली इन्वेजन होती है, तो शायद उससे मकसद ईरान को ख़त्म करना, ईरान के अंदर रेजिम चेंज करना ही नहीं होगा। शायद उसका मकसद जंग जीतना नहीं होगा। शायद उसका मकसद सिर्फ इतना हो कि ईरान को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, एक फ्रेंडली गवर्नमेंट अपॉइंट कर दी जाए और इलाके का कंट्रोल उठाकर फेक कंट्री के हाथ में, इजराइल के हाथ में दे दिया जाए। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज इसके हवाले से मौजूद हैं और इसी वजह से आप ये देखते हैं कि आज तुर्की भी इंटरेस्टेड है कि वो पाकिस्तान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ उस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बन सके कि जहां पर एक मुल्क के ऊपर अटैक दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक समझा जाएगा। राइट नाउ वो जो अंग्रेजी की कहावत होती थी वो अब प्रैक्टिकल है दुनिया में। इट्स नॉट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट राइट नाउ इन द वर्ल्ड, इट्स द सर्वाइवल ऑफ द टफेस्ट। अब यहां पर आखिर में एक सवाल है और वो सवाल ये है कि सारी सूरत हाल में जो कुछ ईरान में हो रहा है उसके पेश नज़र पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अब आखिर में बात करते हैं विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट और ये उन लोगों के लिए है जिनको आप अरबाब इख्तियार कहते हैं, पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स, पाकिस्तान के मेजर डिसीजन मेकर्स ये वीडियो देखते हैं और ये पर्टिकुलर वीडियो भी देख रहे होंगे। और उसकी वजह यह है कि अक्सर की मुझे कॉल्स आती हैं जिनको सुनकर खुशी भी होती है और कुछ ऐसी कॉल्स भी होती हैं जिनको सुनकर खुशी नहीं होती है। बट आई नो यू वॉचिंग एंड देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 3 चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। नंबर 1, दुनिया जिस रुख में इस वक्त चल रही है, इस वक्त अगर आप दुनिया को उठाकर देखें या दुनिया के पिछले 20-25 साल देखें, वी हैव बीन वेरी सॉफ्ट टू द वर्ल्ड। दुनिया बहुत नाजुक बन चुकी है, लोगों के इमोशंस, लोगों के जज्बात सब समझ में आने वाली बातें हैं। But the world ahead, that's not that soft. And the world ahead, you should harden yourself. अब आपको मुश्किल स्टेप्स की ज़रूरत होगी क्योंकि आपका ईरान के साथ 909 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है। अगर ईरान में कभी भी कोई कोलैप्स होता है तो रिफ्यूजी क्राइसिस आता है, सेक्टेरियन स्पिल ओवर होता है, बलोच सेपरेटिज्म की मूवमेंट की इम्प्लिकेशंस होती हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग आपके मुल्क में इंक्रीज हो सकती है। इस सब को डील करने के लिए यू नीड टू हार्डन योरसेल्फ। अब ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे नहीं है। हम आज तक सर्वाइव करते रहे क्योंकि हमारा प्लॉट बड़ी अच्छी जगह आ गया था। हमारा प्लॉट ऐसी जगह था जहां पर चाइना को भी हमारी ज़रूरत है, ईरान को हमारी ज़रूरत है, सेंट्रल एशिया को हमारी ज़रूरत है, समंदर हमें लगता है। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड इट्स नॉट गोना बी एनी मोर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट्स गोना बी सर्वाइवल ऑफ द टफेस्ट। और आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए किसी भी फैसले से पहले वो ये कि ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, जो ओदेद येनॉन प्लान है, ये आज का नहीं है, ये 128 साल का प्लान है
और अगर ईरान फॉल बैक करता है, अगर ईरान कोलैप्स होता है, तो ये इम्प्लीकेशंस आपकी तरफ आती हैं। अब्राहम अकॉर्ड में आपको डाला जाएगा। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि ऐसे में रिस्पॉन्स तो हमारी क्लियर है कि हमने क्या जवाब देना है, लेकिन वो जवाब कब देना है, कैसे देना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये वो बात है कि जिसके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौम को बहुत आगाह किया, बहुत गाइडेंस दी, आंखें खोली। लेकिन अब आपका वक्त है ये आंखें खोलने का। और तीसरी और सबसे अहम बात, अब गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को रियलाइज होना चाहिए कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला लीडरशिप का नहीं है। हमें अब लीडर की नहीं, हमें अब थिंकर की, मुफक्किर की जरूरत है। एक ऐसा इंसान जो हमें राह दिखा सके। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, अफसोस है कि वो अब नहीं है। अल्लामा इकबाल अब नहीं है। इस कौम को आगे ले जाने के लिए हमें थिंकर्स पैदा करने, मुफक्किर पैदा करने, जो इस कौम को राह रास्त पे रख सके और आने वाली दुनिया के लिए सही डायरेक्शन दे सके। खोल आंख जमी देख, फलक देख, फिजा देख। खोल आंख जमी देख, फलक देख, फिजा देख। मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख।